Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasna Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss Supreme Court of India. इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हिस्ट्री, उसमें अपॉइंट होने वाले जजेस, उनका प्रोसीजर, उनकी पावर्स, क्वालिफिकेशंस, टेन्योर, सैलरी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो मोटो है वो है यतो धर्मस्ततो जया। इसका मतलब होता है कि जहाँ सत्य होगा वहीं जीत होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो हमेशा सच के साथ खड़ा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो एग्जिस्टेंस में आया था 26 जनवरी 1950 में। इससे पहले ब्रिटिशर्स ने 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया था और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो उसी का मॉडर्न रूप है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो इनाग्रेशन हुआ था वो 28 जनवरी 1950 में हुआ था और ये हुआ था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में, जो कि पार्लियामेंट बिल्डिंग में है। और इससे पहले जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है वो 12 ईयर्स तक एग्जिस्टेंस में रहा था। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। तो आर्टिकल 124 टू 147 जो कि 5th पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिडिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर्स एट्सेट्रा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को फॉर्मली फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 1937 में। और इस समय जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट में जो कंपोजिशन मेथड होता है वो है कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम से हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट किया जाता है और इसको अथॉरिटी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जाए तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस समय जो स्ट्रेंथ है वो 34 जजेस की है, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जजेस। 18 सितंबर 2019 में जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो 31 से 34 को इंक्रीज कर दी गई थी। और इस टाइम में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ है वो है 32। एट प्रेजेंट 32 जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट। अपॉइंटमेंट के बारे में बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको अपॉइंट किया जाता है आफ्टर द कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज प्रेसिडेंट डीम्स नेसेसरी। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को कुछ जजेस के साथ जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से होते हैं उनसे डिस्कशन करने के बाद अपॉइंट करते हैं। और डिस्कशन भी उन जजेस से होता है जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक समझता है। सुप्रीम कोर्ट में इस कंसल्टेशन वर्ड को लेकर भी काफ़ी बवाल मचता रहा है या कंट्रोवर्सी होती रही है। सबसे पहले 1982 में जब फर्स्ट जजेस केस आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो कंसल्टेशन वर्ड है इसका मतलब होता है कि केवल एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होगा, यानी कि विचारों का आदान प्रदान होगा कंसल्टेशन से। लेकिन जो कंसल्टेशन करके उन्होंने बोल दिया वो कंपलसरी नहीं होगा या बाइंडिंग नहीं होगा। इसके बाद में 1993 में जब सेकेंड जजेस केस हुआ था उसमें सीजेआई ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला था कि जो सलाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को देगा वो उसके ऊपर बाइंडिंग होगी, यानी कि जो सीजेआई ने बोल दिया वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करना होगा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। और कंसल्टेशन जो है वो कॉन्करेंस पे आ गया। इसके बाद में 1998 में थर्ड जजेस केस आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि कंसल्टेशन जो है वो
कई सारे जजेस से मिलके लिया जाएगा, यानी कि प्लूरैलिटी ऑफ जजेस होगी और उस कॉलेजियम में 4 जजेस होंगे। यानी कि 1993 में कॉलेजियम बना, यानी कि चीफ जस्टिस की जो सलाह थी वो बाइंडिंग हो गई। और उसके बाद में 1998 में थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि प्लूरैलिटी ऑफ जजेस होगी, यानी कि केवल सीजेआई की सलाह से काम नहीं चलेगा, 4 जजेस का कॉलेजियम होगा और वो प्रेसिडेंट को सलाह देंगे और वो प्रेसिडेंट को मानना होगा। और इन 4 जजेस के पैनल में अगर 2 जजेस ने किसी भी अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो अपॉइंटमेंट रिजेक्ट माना जाएगा, वो रिकमेंड नहीं किया जाएगा। उसके बाद 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ पार्लियामेंट में, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना और उसने कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उसके बाद 2015 में फिर से 4th जजेस केस आया और 4th जजेस केस में ये हुआ कि इसने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रिप्लेस कर दिया कॉलेजियम से फिर से। अब हम लोग बात करते हैं जजेस के क्वालिफिकेशंस के बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जो सबसे पहली क्वालिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है वो ये है कि जो जज है वो इंडियन होना चाहिए, यानी कि उसकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन है हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल के लिए, या फिर एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए, और या फिर प्रेसिडेंट की नज़रों में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। और तीसरा जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी जज के लिए मिनिमम एज नहीं बताई गई है। उसमें कोई भी बंदा जो है वो जिसके पास ये अबव क्वालिफिकेशन हो वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। मिनिमम एज से वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भले ही वो कितनी भी कम उम्र का हो, अगर ऊपर की क्वालिफिकेशन वो फुलफिल करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया जाएगा। हाँ, मैक्सिमम एज जो है वो 65 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ओथ और अफर्मेशन की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो ओथ या अफर्मेशन दिलाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट कर दिया जाए वो ओथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को। और उसमें जो जज होते हैं वो ओथ लेते हैं टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड दूसरी टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और तीसरी टू परफॉर्म ड्यूटी ऑफ ऑफिस विद हिज फुल नॉलेज विजडम विदाउट फियर और फेवर टू एनीवन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस होते हैं वो शपथ लेते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अपनी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा दिखाएंगे, फिर हमारे देश भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे, और उसके बाद में वो अपने पूरी जिम्मेदारी और नॉलेज के साथ अपने ऑफिस की ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे बिना किसी को फेवर किए या बिना किसी से डरे। इनके टेन्योर की बात की जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके टेन्योर को फिक्स नहीं किया गया है, बस इनकी एज के बारे में बताया गया है कि इनकी मैक्सिमम एज जब 65 हो जाएगी उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा। और अगर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो अपना रिज़ाइन देना चाहें तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, और इनको अगर रिमूव करना होगा अपने ऑफिस से तो दे कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट रिकमेंड करता है किसी भी जज के इम्पीचमेंट के लिए या रिमूवल के लिए तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन बिना पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है। और पार्लियामेंट में जो उनका इम्पीचमेंट मोशन आता है उसको दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी मिलनी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से सपोर्ट होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी जो है वो 2/3 होती है, और इनके रिमूवल के 2 ही ग्राउंड होते हैं, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी हो, यानी कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ना कर पा रहे हों, तो इन 2 आधार पर इनको रिमूव किया जाता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो मिसबिहेवियर टर्म है इसको भी डिफाइन नहीं किया गया है। मिसबिहेवियर में क्या आता है ये छोड़ दिया गया है, इसको बताया नहीं गया कि मिसबिहेवियर में क्या क्या आता है। ये जुडिशरी इंटरप्रेट अपने आप करेगी, उनको लगेगा कि ये मिसबिहेवियर है तो वो मिसबिहेवियर हो जाएगा। सैलरी और अलाउंस के बारे में बात की जाए तो
इनके सैलरी और अलायंस को पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। और एक बार जब कोई जज जो है वो अपॉइंट हो जाता है, उसके बाद में उसकी सैलरी को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। उसके अपॉइंटमेंट के पहले ही जो कुछ सैलरी को डिटरमाइन करना है तो वो डिटरमाइन कर ली जाती है। उसके बाद में अगर अपॉइंटमेंट हो गया एक बार तो फिर उनकी सैलरी फिक्स हो गई, इसके बाद दोबारा घटाई बढ़ाई नहीं जाएगी जब तक कि फाइनेंशियल इमरजेंसी ना आ जाए। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। 3 कंडीशन पर ही एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा सकता है। कौन कौन सी कंडीशन है वो? कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस वेकेंट हो, या जो सीजेआई है वो टेम्परेरीली एब्सेंट हो अपने ऑफिस से, और या वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में सक्षम ना हो या अनेबल हो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। तो इन 3 कंडीशंस में प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर देते हैं। अब जो अगला वो है टर्म, वो है एडहॉक जजेस का। एडहॉक जजेस जो होते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, और ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है किसके कंसल्टेशन से? जो एडहॉक जजेस होते हैं वो हाई कोर्ट से लिए जाते हैं, और जिस हाई कोर्ट से जज को एडहॉक जज बनाया जाता है उस हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ही जो सीजेआई है वो अपॉइंट करता है किसी भी जज को एडहॉक जज के रूप में। यानी कि उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसर्न करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और फिर वहाँ के जज को एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट किया जाता है। लेकिन वहाँ हाई कोर्ट से कंसल्ट करने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एडवांस में कंसल्टेशन कर लिया जाता है, उनसे परमिशन ले ली जाती है कि इस जज को एडहॉक जज बनाया जाएगा। इसके बाद में जो जज अपॉइंट किया जाता है उसको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करने के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि उसके पास 5 साल हाई कोर्ट का जज रहा हो या फिर 10 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस रहा हो, तभी उसको एडहॉक जज बनाया जा सकता है। और जिस जज को एडहॉक जज बनाया जाता है उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो यहाँ की सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग्स में पार्टिसिपेट करे इन प्रायोरिटी टू अदर ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। उसके ऑफिस की जो अदर ड्यूटीज़ हैं उनको प्रायोरिटी ना देते हुए सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग्स में जो सिटिंग्स होती हैं उनको प्रायोरिटी दे और वहाँ पार्टिसिपेट करे, ये उसकी प्रायोरिटी हो जाती है। और इसके साथ में ही जो एडहॉक जज होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ज्यूरिसडिक्शन पावर और प्रिविलेजेस को भी इंजॉय करता है जब तक कि वो एडहॉक जज रहता है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द पॉइंट्स रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट नंबर 1, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 28, 1950 इन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन जो है वो 28 जनवरी 1950 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ था। स्टेटमेंट नंबर 2, अ पर्सन मस्ट बी एन इंडियन एंड ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनने के लिए किसी भी पर्सन की क्वालिफिकेशन जो है वो उसको इंडियन होना चाहिए और वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 10 सालों के लिए। स्टेटमेंट नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट जज स्वेयर्स टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जब ओथ लेते हैं तो वो स्वेयर करते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे, और यहाँ के लॉ को भी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करेंगे। स्टेटमेंट नंबर जो 4 है वो है टेन्योर इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके टेन्योर को कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया है, बस केवल मैक्सिमम एज बताई गई है और वो है 65 ईयर्स की। तो आप लोगों को इसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ गुड डे अहेड।